हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चांसलर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑपरेटर्स की बात करेंगे। ऑपरेटर्स प्रोग्रामिंग में एक मेन रोल अदा करता है जिसके द्वारा हम एक और एक से ज़्यादा ऑपरेंड पे काम कर सकते हैं। ऑपरेंड क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे x इज इक्वल टू 10 लिखते हैं या y इज इक्वल टू 20 करते हैं, तो x और y क्या होते हैं या 10 एंड 20 क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं ऑपरेंड। और ऑपरेटर का काम क्या होता है? जैसे प्लस माइनस यानी जोड़ घटाना गुणा भाग वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं जो एक और एक से ज़्यादा ऑपरेंड पे काम करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक एक करके सारे के सारे ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला ऑपरेटर हमारे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ये क्या होते हैं? प्लस माइनस मॉड इनटू और ये हो गया आपका डिवीज़न। अगर हम इसको हम एक एक छोटा छोटा करके एग्जाम्पल भी दे देते हैं, जैसे x की वैल्यू 10 है एंड y की वैल्यू भी 10 है। तो मैं यहाँ पर अगर करती हूँ x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर हमने प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया है। x इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, x इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। आप यहाँ पर कोई दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया z इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई, या अगर हम लिखते हैं z इज इक्वल्स टू एक्स मॉड वाई। आंसर्स आपको सबको मालूम ही होंगे, x प्लस वाई नहीं, x की वैल्यू भी 10 है, y की वैल्यू भी 10 है, तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? x की वैल्यू हो जाएगी 20, इसमें क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 0। इसको अगर इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगी? 100, x की वैल्यू 100 हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पर डिवीज़न एंड ये क्या होता है हमारा? ये मॉडुलस ऑपरेटर है। इसको कुछ लोग बोलते हैं परसेंटेज, और परसेंटेज होता भी है, लेकिन जब हम लोग प्रोग्राम में इसको यूज़ करते हैं तो ये क्या होता है? एक मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस साइन है ये, मॉडुलस साइन है ये, मॉडुलस ऑपरेटर कह सकते हैं। इसका काम क्या होता है? रिमाइंडर निकालना। ये रिमाइंडर कैसे निकालता है? जैसे कि यहाँ पर हमारे पास x और y की वैल्यू, x की वैल्यू भी 10 है, y की वैल्यू भी 10 है। मैंने x का डिवाइडेशन किया, मैंने यहाँ पर 10 का डिवाइडेशन किया 10 से, तो 10 बन जा 10 होता है और रिमाइंडर 0 बचता है। तो देखिए अगर हम इसको डिवीज़न करते हैं तो डिवीज़न के केस में इसका आंसर क्या आएगा? ये। और मॉडुलस जब ऑपरेटर का काम करेंगे तो आंसर हमारे का z इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये क्या शो करता है? ये हमेशा रिमाइंडर शो करता है। यानी मॉडुलस ऑपरेटर क्या डिनोट करता है? ये आपके आउटपुट में रिमाइंडर निकालता है। क्लियर? दूसरा हम लोग बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। रिलेशनल ऑपरेटर्स का जैसा नाम है इसका रिलेशन, यानी कि ये दो और दो से ज़्यादा रिलेशनशिप यानी दो से ज़्यादा वैल्यू पे काम करता है। कैसे करेगा? तो ये कौन कौन से होते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू। अब इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा x की वैल्यू भी 10 है और y की वैल्यू भी 10 है। अब मैंने यहाँ पर लिखा x इज़ ग्रेटर देन y, x इज़ ग्रेटर देन y या x इज़ लेस देन y। तो देखिए x की वैल्यू भी 10 है, y की वैल्यू भी 10 है, तो दोनों में क्या है? दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि क्या x की वैल्यू y से बड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। सेम इस केस में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि x की वैल्यू आपकी ना छोटी है ना बड़ी है, दोनों ही इक्वल है। अब अगर यहाँ लिखते हैं x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, तो देखिए ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल है। x की वैल्यू y से इक्वल है लेकिन ग्रेटर नहीं है, तो ये क्या करेगा? ये आपका ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर हम लिखते हैं x इज़ लेस देन इक्वल्स टू y, तो ये आपका ट्रू रिटर्न करेगा। क्योंकि देखिए दोनों में अंतर है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इक्वल टू लगा हुआ है, यानी या तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू, या फिर लेस देन या फिर इक्वल टू। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। अब ये बात आती है x इज़ डबल इक्वल्स टू y। ये क्या होता है? ये एक इक्वलिटी ऑपरेटर होता है। इक्वलिटी का मतलब होता है कि ये आपका इक्वलिटी शो करता है कि क्या x की वैल्यू y के बराबर है, तो दैट इज़ ट्रू। और अगर हम यहाँ लिखते हैं x इज़ नॉट इक्वल्स टू y,
तो ये कह रहा है कि क्या x की वैल्यू y के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स क्यों हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू y के बराबर है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग अपने रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग अपने तीसरे ऑपरेटर की तरफ चलते हैं, जो है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम क्या होता है, जो हमारे लॉजिक से शो करता है। जैसे यहाँ पर एंड और ये नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं एंड ऑपरेटर। ये होता है आपका और ये होता है नॉट। देखिए एक कंडीशन का मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए। कंडीशन का मतलब होता है कि जैसे कहीं पर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे अगर किसी को वोट डालना है तो सबसे पहले वहाँ पर क्या कंडीशन अलॉट होती है कि भाई आपकी उम्र 18 से ऊपर है कि नहीं है। अगर है तो ही आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास जब एक और एक से ज़्यादा कंडीशन होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक शादी की उम्र होती है, तो देखिए आप जानते हैं कि जो शादी की उम्र होती है वो मेल के लिए अलग होती है, फीमेल के लिए अलग होती है। तो अगर हम मेल की बात करें तो मेल होना चाहिए और एज 21 से ऊपर होनी चाहिए। फीमेल के केस में भी है कि फीमेल होनी चाहिए और 18 से ऊपर होनी चाहिए। तो देखिए आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है, तो जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं तो उनको ज्वाइन करने के लिए आप एंड और नॉट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू हमारी 20 है। अब यहाँ पर अगर हम एंड ऑपरेटर और एक वैल्यू ले लेते हैं z की वैल्यू 30 ले ली मैंने। अब अगर हम इसको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना मतलब होता है एंड, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। तो पहली तो बात तो ये कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स है। ये कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स है। हम यहाँ पर एंड ऑपरेटर के बीच में यूज़ कर सकते हैं, एंड की जगह पर हम लोग ये ऑपरेटर ये लगाते हैं। मतलब एंड नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग एंड का जो साइन है वो यूज़ करते हैं। और अगर हम यहाँ पर लिखते हैं z इज़ ग्रेटर देन x, तो देखिए दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि एक कंडीशन फॉल्स है, एक कंडीशन ट्रू है। तो एंड का जो मेन मतलब होता है, जो एंड ऑपरेटर होता है, यहाँ पर मतलब होता है ऑल कंडीशंस मस्ट बी ट्रू, यानी जो भी जितनी भी कंडीशंस आप एक और एक से ज़्यादा दे रहे हैं वो सारी की सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ऑल ऑपरेटर का काम क्या होता है, एनी वन ऑफ द कंडीशन मस्ट बी ट्रू, यानी इसमें एक कंडीशन सही हो सकती है, एक ही कंडीशन अगर सही है तो आपका वर्क करेगा। जैसे अगर हम इसी एग्जाम्पल को लिखते हैं x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, और यहाँ पर हमने और लगाया है, और z इज़ ग्रेटर देन x। तो यहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ है, यहाँ पर हमने और साइन का यूज़ किया है। मतलब कि देखिए ये कंडीशन फॉल्स है लेकिन ये कंडीशन ट्रू है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, इसका ट्रू आ जाएगा, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा फॉल्स। तो एंड का काम क्या होता है, एंड का काम होता है कि जहाँ पर सारी कंडीशन सही होनी चाहिए, और का काम क्या होता है, एनी वन ऑफ द कंडीशन मस्ट बी ट्रू। कोई एक सही है तो आपका ये ट्रू आंसर देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। अब देखिए नॉट के केस में क्या होता है, नॉट के केस में क्या होता है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगी, अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। जैसे कि ये कंडीशन मैंने यहाँ लिखा है कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, तो ये कंडीशन अभी क्या है, ये अभी कंडीशन हमारी फॉल्स है। लेकिन अगर हम यहाँ पर x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू y में इधर नॉट लगा देते हैं तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि यहाँ पर नॉट लगा दिया है कि x की वैल्यू y के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये हमारी ट्रू हो जाएगी, जबकि ऊपर वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये हमने तीन चीज़ें देखी, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। आई थिंक इट शुड बी क्लियर फॉर यू कि आप जो भी ऑपरेटर्स लगाएं वो आपके लिए क्लियर हो जाना चाहिए।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ से इसको रब कर देते हैं। चौथे तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इसको हम लोग शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कह सकते हैं। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड का मतलब समझ में आया? शॉर्ट हैंड का मतलब हो गया जो शॉर्टकट तरीका यूज़ करता है। शॉर्टकट का मतलब जैसे होता है कि कहीं आदमी जा रहा है तो एक लॉन्ग कट हो गया, एक शॉर्टकट हो गया, तो शॉर्टकट तरीके से आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये क्या है आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, इनटू इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड इक्वल्स टू, और ये हो गया सिंगल इक्वल टू। स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ मैंने अभी बताई है कि जो डबल इक्वल टू जो हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर में पढ़ चुके हैं, वो क्या होता है? वो आपका होता है इक्वलिटी ऑपरेटर, जो इक्वलिटी शो करता है। इट इज़ फॉर द कंपैरिजन। जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों में इक्वलिटी शो करने के लिए, और इसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये सिंपल है कि यहाँ पर अगर इसको हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके लेते हैं कि x की वैल्यू 10 है एंड y की वैल्यू 20 है, और एक ले लेते हैं z इज इक्वल्स टू 30। तो अब यहाँ पर करते हैं x, अगर हम करते हैं x प्लस इक्वल्स टू y, तो इसका मतलब क्या है? x इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। मतलब ये शॉर्ट हैंड तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, x प्लस इक्वल्स टू y भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ लिखते हैं x माइनस इक्वल्स टू, तो इट इज़ इक्वलेंट टू x इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। अगर हम लिखते हैं x इंटू इक्वल्स टू वाई, इसका मतलब है x इज इक्वल्स टू x इंटू वाई। अगर लिखते हैं x क्या कहते हैं मॉड इक्वल्स टू z, तो x इज इक्वल्स टू x मॉड z। या अगर लिखते हैं x क्या कहते हैं डिवाइड इक्वल्स टू z, तो x इज इक्वल्स टू x मॉड z। मतलब कहने का है यहाँ पर कि आपके जो ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स हैं, इट इज़ इक्वलेंट टू दिस वन। इक्वलेंट टू दिस वन, यानी आप चाहे ये इस्तेमाल करें चाहे आप ये इस्तेमाल करें, हैं आप दोनों ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने ये सब चीज़ें देखी, अब आगे का ऑपरेटर देखते हैं हम लोग। अब हम लोग पांचवें ऑपरेटर पर देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर्स, इसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। टर्नरी ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये आपके होते हैं क्वेश्चन मार्क और कोलन। क्वेश्चन मार्क कोलन मतलब एक्सप्रेशन 1, इसका जो सिंटैक्स है वो ये एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। एक्सप्रेशन 1 क्या होती है? ये होती है कंडीशन। एक्सप्रेशन 2, इफ कंडीशन इज ट्रू। और एक्सप्रेशन 3 क्या होती है? इफ कंडीशन इज फॉल्स। तो टर्नरी ऑपरेटर ये एक प्रकार का शॉर्टकट तरीका होता है कि अगर आपको सपोज कोई कंपैरिजन करना हो तो आप कर सकते हो। जैसे कि अगर हम एज की बात करें कि अगर हमको सपोज ये लेना है कि वेदर ए पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट और नॉट, तो व्हाट शुड वी डू? हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए, क्वेश्चन मार्क लगाइए, फिर यहाँ पर एक मैसेज प्रिंटफ एलिजिबल
फॉर वोट कोलन printf not eligible for vote। मतलब कि आप कंडीशनल ऑपरेटर को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आप कंडीशन लगाते हैं लेकिन एक्सप्रेशन में एक कंडीशन लगाए, जिससे एक्सप्रेशन 1 डिनोट करता है कंडीशन। अगर कंडीशन सही है तो एक्सप्रेशन 2 काम करेगा और अगर कंडीशन गलत है तो एक्सप्रेशन 3 काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर दे सकते हैं कि अगर एज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है तो ये प्रिंट करेगा एलिजिबल फॉर वोट, अदरवाइज क्या प्रिंट करेगा, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। अगला हम लोग डिस्कस करते हैं सिक्स ऑपरेटर है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्री इंक्रीमेंट और दूसरा होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट भी इसी तरीके से दो प्रकार के होते हैं, पहला हो गया प्री डिक्रीमेंट और दूसरा हो गया पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे काम करेगा, जैसे अगर हम यहाँ पर इसकी ये बात करें तो ये हो गया इंक्रीमेंट का साइन और ये हो गया हमारा डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट का साइन ये होता है, डिक्रीमेंट का साइन ये होता है। और प्री पोस्ट का क्या फंडा होता है, प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। प्री का मतलब पहले, जैसे अगर हम रिचार्ज वगैरह कराते हैं तो प्रीपेड पोस्ट पेड होता है कि प्री का मतलब पहले रिचार्ज किया फिर उसके बाद यूज़ कर लिया। पोस्ट पेड का मतलब क्या हो गया कि हम लोग यूज़ करते जाएंगे बाद में पे करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम थोड़ा सा वही कॉन्सेप्ट होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है, अगर हम करते हैं x प्लस प्लस तो ये ऑपरेटर आपका बाद में लगा हुआ है, ये हो गया आपका पोस्ट इंक्रीमेंट। और अगर हमने पहले साइन लगाया है तो ये क्या हो गया, प्री इंक्रीमेंट। इसी तरीके से x माइनस माइनस ये क्या हो गया आपका पोस्ट डिक्रीमेंट। और अगर हम यहाँ पर माइनस माइनस x लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्री डिक्रीमेंट। मतलब यहाँ पर सिंबल का फर्क पड़ता है। अब इसी चीज़ को हम लोग अगर एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ करते हैं तो कैसे करेंगे, जैसे पहले एग्जाम्पल हम लोग इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, x की वैल्यू 10 है, अगर हम यहाँ पर करते हैं x प्लस प्लस और अगर हम सपोज इसको नॉर्मली प्रिंट एफ कराते हैं परसेंटेज d और यहाँ पर x की वैल्यू प्रिंट कराते हैं, फिर से प्लस प्लस x करते हैं, प्रिंट एफ करते हैं परसेंटेज d x माइनस माइनस x प्रिंट एफ परसेंटेज d x x माइनस माइनस प्रिंट एफ परसेंटेज d x। देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि x प्लस प्लस है, तो जब आपका कंपाइलर रीड करेगा तो x की वैल्यू 10 के बाद में नेक्स्ट लाइन पे आएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू को 11 करेगा और यहाँ पर आपकी वैल्यू को 11 ही प्रिंट करेगा। जब कंपाइलर नेक्स्ट लाइन पे आएगा तो आपकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, 11 हो चुकी है। 11 के बाद क्या करेगा, फिर से ऐड कर देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ये मेमोरी में 12 हुई है, जब यहाँ प्रिंट करेगा तो 12 प्रिंट करेगा। अब ये एक्चुअल में वैल्यू आपकी 12 ही है और जब यहाँ पर इसको माइनस माइनस मिलेगा तो फिर से यहाँ पर आपकी मेमोरी में क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी और यहाँ पर प्रिंट करेगा 11 और अगेन नेक्स्ट लाइन पे फिर से उसको x माइनस माइनस मिलेगा तो ये मेमोरी में क्या कर देगा, 10 कर देगा, तो आपका क्या प्रिंट होगा, 10 हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे तो क्या फ़ायदा हुआ इसका, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये इंडिविजुअली जब आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का यूज़ करते हैं तो यहाँ प्री पोस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
प्री पोस्ट आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इंक्रीमेंट ही कर रहा है। क्योंकि अगर हम ये करते हैं x प्लस प्लस, अगर x की वैल्यू 10 है और x प्लस प्लस करते तो इसका मतलब हो गया x इज इक्वल्स टू x प्लस 1, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 ऐड हो जाएगा। सेम आपका माइनस के लिए भी होता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इंडिविजुअली ये काम कर रहा है तो इंडिविजुअली में प्री पोस्ट का कोई मतलब नहीं है। वो क्या करेगा, वो नॉर्मली ऐड करेगा, एक ही वैल्यू ऐड करेगा, एक ही वैल्यू आपकी सब्ट्रैक्ट करेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस कंडीशन में। लेकिन अगले एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगी इसका फ़र्क पड़ता है। कैसे फ़र्क पड़ेगा? एग्जाम्पल दूसरे में क्या होगा, अब यहाँ पर सपोज x की वैल्यू 10 है और एक वेरिएबल हमने लिया है y। अब अगर हम यहाँ पर लिखते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस प्लस और यहाँ पर फिर से हम printf लगाते हैं और यहाँ पर 2 बार परसेंटेज डी करेंगे और x कॉमा y करेंगे, फिर से लिखते हैं y इज इक्वल्स टू प्लस प्लस एक्स करेंगे, फिर printf लगाएंगे परसेंटेज डी। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि हम लोग जितनी वैल्यूज़ को प्रिंट कराएंगे उतनी बार हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना है। मतलब कि अगर 2 वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है 2 बार परसेंटेज डी का इस्तेमाल करेंगे, 3 लेंगे तो 3 बार करेंगे। अभी हम आगे जो प्रोग्राम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उससे हम आपको क्लियर करा देंगे कि हम किस तरीके से फॉर्मेट स्पेसिफायर का फर्दर यूज़ करते हैं। एक्स कॉमा वाई, फिर से लेते हैं एक्स इज इक्वल्स टू माइनस माइनस एक्स, printf परसेंटेज डी एक्स कॉमा वाई, वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस माइनस printf परसेंटेज डी एक्स कॉमा वाई। देखिए पूरा का पूरा मैंने प्रोग्राम ही लिख दिया है। अब क्या है यहाँ पर, अब इसका अगर हमें आउटपुट देखना है तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपने एक बार इसके लॉजिक को समझ लिया है तो मतलब नो डाउट कि आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में किसी प्रकार की कोई संदेह या कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आपको होगी। देखिए आपका सिंपल सा है कि जब आपका प्रोग्राम रन होता है तो कंपाइलर एक एक लाइन में जाता है। स्टार्टिंग में जब कंपाइलर जाएगा तो x की वैल्यू 10 रहेगी, यहाँ पर मैं x लिख देती हूँ और यहाँ पर मैं y लिख देती हूँ। तो यहाँ पर x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू क्या होगी, गार्बेज होगी। अब ये गार्बेज क्या होता है, देखिए जब हम किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं तो फिक्स हो जाती है। फॉर एग्जांपल x में मैंने 10 डाला हुआ है तो 10 आपकी स्टोर्ड है, लेकिन अगर किसी में वैल्यू ही नहीं डाली, जैसे कि y में कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा, अगड़म बगड़म कोई भी वैल्यू हो सकती है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। तो गार्बेज वैल्यू 0 भी हो सकती है और कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पर अभी y में हमारा ऐसी कोई वैल्यू पड़ी होगी, हमें नहीं मालूम है कि वो क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी कि इस लाइन का मतलब क्या होता है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, अगर हम ये लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, तो यहाँ पर क्या है, देखिए प्लस प्लस क्या है, ये आपका कौन सा ऑपरेटर, पहले हमें ये ध्यान देना है कि कौन सा ऑपरेटर है। ये आपका है पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है बाद में। जब आपका यहाँ पर x की वैल्यूज को मिल रही है तो सबसे पहले ये क्या करेगा, x की वैल्यू को y में डालेगा। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 10, तो उसको कहाँ डाल देगा, y में डाल देगा। तो y में x की वैल्यू आ जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा और x का इंक्रीमेंट करेगा। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये केवल x का इंक्रीमेंट करेगा, y में वही वैल्यू होगी जो x में पहले डाल चुके होंगे। तो जब ये x को इंक्रीमेंट करेगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 11। जब ये देखिए ये पोस्ट है, पोस्ट का मतलब बाद में, यानी बाद में इंक्रीमेंट करेगा। तो पहले साइन होता तो पहले इंक्रीमेंट करता, अभी बाद में साइन है तो सबसे पहले यहाँ पर x की वैल्यू को y में डालेगा, पहला काम करेगा, उसके बाद x का इंक्रीमेंट करेगा। तो x की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, और जब वो वैल्यू डालेगा तो क्या हो जाएगी, आपकी x की वैल्यू 11 हो जाएगी, y में वही वैल्यू है। तो जब वो इस लाइन पर आएगा तो x और y की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, यहाँ पर x की वैल्यू 11 प्रिंट होगी और यहाँ पर y की वैल्यू 10 प्रिंट होगी। क्लियर। अब इस लाइन का मतलब क्या है, वही सेम काम यहाँ करेंगे, y इज इक्वल्स टू प्लस प्लस एक्स है। देखिए इसमें भी आपका वही है, यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट, यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट। लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी यहाँ पर जो x की वैल्यू वो क्या है, 11 हो चुकी है। तो 11 को लेकर के चलेगी, नहीं कि 10 को।
10 तो y की वैल्यू है, हमें 10 y की वैल्यू से मतलब नहीं है, हमारी जो वैल्यू है x में क्या है वो मायने रखती है। तो x की वैल्यू क्या हो चुकी है यहाँ पर 11 है, तो हमें इसी 11 से काम करना है आगे। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब क्या है, प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू 11 है, सबसे पहले क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि x की वैल्यू क्या कर देगा, 12 कर देगा। तो x की वैल्यू पहले ये इंक्रीमेंट करके 12 करेगा, उसके बाद फिर y में डालेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पोस्ट का मतलब होता है कि बाद में इंक्रीमेंट करता है, और अगर पहले साइन होता है इसका मतलब क्या है, वो पहले इंक्रीमेंट करेगा, बाद में वैल्यू को स्टोर करेगा। तो इस कंडीशन में आपकी क्या कंडीशन हो जाएगी, यानी यहाँ पर जब ये 12 कर देगा तो x और y की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेगा, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 ही प्रिंट होगी आपकी, दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 ही प्रिंट होगी। अब वही चीज़ आपकी यहाँ पर आ गई है कि y इज इक्वल टू माइनस माइनस एक्स, y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस एक्स। तो इसमें भी सेम वही काम कर रहा है। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपकी है 12, तो पहले क्या करेगा, इसका डिक्रीमेंट करेगा, तो क्या हो जाएगी 11 को फिर से ये y में डाल देगा, तो x की वैल्यू भी 11 हो जाएगी, y की वैल्यू भी 11 हो जाएगी। तो दोनों में क्या वैल्यू हो जाएगी, 11, दोनों में क्या वैल्यू हो जाएगी, 11। एंड लास्ट वन की y इज इक्वल टू एक्स माइनस माइनस, तो y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस माइनस। अगर हम ये लेते हैं तो सबसे पहले क्या करेगा, x की वैल्यू को y में डालेगा, तो x की वैल्यू क्या है, 11 है, तो वो वैल्यू पहले y में डालेगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 11, और फिर x का डिक्रीमेंट करेगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि जब ये डिपेंडेंसी होती है, देखिए डिपेंडेंसी में आपको समझा दूँ कि क्या है। डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि जब कोई आप सिंगल, अगर कोई आप कॉलेज जा रहे हैं तो आपको जाना है, मन है तो जाएंगे, नहीं मन होगा तो नहीं जाएंगे। लेकिन सपोज अगर आपको कोई फ्रेंड है, आप उस पर डिपेंडेंट है, यार चलो ठीक है दोनों दोस्त मिलकर के जाएंगे, अगर फॉर एग्जांपल किसी दिन वो नहीं जाता है तो आप कहोगे अरे नहीं यार चलो आज नहीं जाते हैं, आज मेरा दोस्त भी नहीं है, मैं अकेले कहाँ जाऊँगा। तो ये डिपेंडेंसी होती है कि हम किसी भी बंदे पर डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा था, पहले एग्जाम्पल में हमारे पास कोई डिपेंडेंसी नहीं थी, यहाँ पर सिंगल वो कर ही रहा है, चाहे इंक्रीमेंट कर रहा है चाहे डिक्रीमेंट कर रहा है, वो करना ही करना है उसको। लेकिन यहाँ पर क्या है कि y की वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंडेंट है, जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी, लेकिन x की वैल्यू क्या कैलकुलेट करेगी, किस तरीके से वर्क करेगी, वो आपकी y की वैल्यू में ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। एक और एग्जाम्पल होता है आपका, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल एक और है, तीसरा एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में क्या है कि आप नॉर्मली x की वैल्यू अगर 10 लेते हैं, आप डायरेक्टली इसको प्रिंटफ में कर सकते हैं, सर प्रिंटफ %d और यहाँ पर x प्लस प्लस कर लेते हैं, प्रिंटफ %d प्लस प्लस x कर लेते हैं, प्रिंटफ %d माइनस माइनस x, प्रिंटफ %d x माइनस माइनस। ये तीसरा एग्जाम्पल, तीसरे तरीके से आप इसको कैसे यूज़ कर सकते थे कि डायरेक्टली हमने इसको प्रिंटफ के अंदर दे दिया है, तो वही काम करेगा जो अभी हमारे एग्जाम्पल 2 में काम किया था, जो उसको पहले मिलेगा वो काम करेगा। जैसे कि यहाँ प्रिंट कराना है, इसकी वैल्यू 10 है और यहाँ पर x, देखिए x प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया, पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या हो, बाद में इंक्रीमेंट करेगा। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले x की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 10 है, तो ये सबसे पहले 10 को प्रिंट करेगा, बाद में x का इंक्रीमेंट करेगा। तो जब x का इंक्रीमेंट करेगा तो मेमोरी में क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगी। वो क्यों नहीं दिखाई देगी, क्योंकि हमने प्रिंटफ में पहले क्या किया, पोस्ट इंक्रीमेंट किया हुआ, तो सबसे पहले x की वैल्यू 10 को प्रिंट कर देगा और मेमोरी में इसने 11 कर दिया है, तो बाद में हम लोग नेक्स्ट लाइन में जाकर डिस्प्ले करा सकते हैं। इस लाइन में क्या कर रहे थे कि अब यहाँ पर जब ये प्लस प्लस एक्स है, तो प्लस प्लस एक्स का मतलब हो गया कि ये पहले इंक्रीमेंट करेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्लस प्लस एक्स करेगा तो क्या वैल्यू करेगा, एक्स में कौन सी वैल्यू है, एक्स में ये वैल्यू नहीं होगी, एक्स में वो वैल्यू होगी जो हमने पहले स्टोर की है। तो उसमें क्या होगी, हमारी 11 होगी, 11 का क्या करेगा, पहले 12 करेगा, उसके बाद प्रिंट करेगा, तो क्या हो जाएगी, ये आपकी 12 हो जाएगी।
इसके बाद फिर से इसको मिला माइनस माइनस है, यानी अब ये यहाँ पे भी 12 है, मेमोरी में भी 12 है, यहाँ भी 12 है और मेमोरी में भी 12 है। तो अब क्या करें, पहले डिक्रीमेंट करेगा, यानी 12 का क्या कर देगा, ये डिक्रीमेंट कर देनी 11 हो जाएगी। अब क्या कर देगा, ये 11 प्रिंट कर देगा और मेमोरी में भी 11 ही होगी, मेमोरी में भी 11 ही होगी। अब देखिए फिर से आगे यहाँ पर x की वैल्यू है। अब x की वैल्यू क्या करेगा, सबसे पहले x की वैल्यू को प्रिंट करेगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा आपका 11 और फिर डिक्रीमेंट करेगा तो x की वैल्यू मेमोरी में कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब आप इसको प्रिंट कराना चाहें, आप लास्ट फॉरवर्ड इसको देख सकते हैं, प्रिंटर %d और यहाँ पर x की वैल्यू। तो जब आप यहाँ पर x की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी। आप इसको प्रोग्राम में देख सकते हैं, एक बार इसको चेक भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे जैसे जैसे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने ये 6 ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं जो एक सैम्पल प्रोग्राम लेकर के या उसके आगे की चीज़ें लेकर के थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर आपको टर्बोक्सी में प्रोग्रामिंग करना बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत कर सकते हैं और उसको हम कैसे स्टैंड अप कर सकते हैं। ये सारे के सारे ऑपरेटर्स को हम उसमें कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं, आपको कुछ पूछना है या आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।